वॉचिंग बॉम्बे टॉकीज। मैं हूं आतिका अहमद फारूकी। आज आपको बताएंगे बहुत सारी बातें बॉलीवुड की दुनिया की, और सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे बैंग बैंग, जो कि ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म है, उसका लेटेस्ट सॉन्ग वेयर ही इज कॉपीइंग माइकल जैक्सन जस्ट इन अ फ्यू मोमेंट्स। लेकिन इससे पहले कि हम वहां तक पहुंचे, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। बताइए कि 1975 में रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में गब्बर के पिता का नाम क्या था? हु वाज द फादर ऑफ गब्बर? सोचिए सोचिए, इट्स अ डिफिकल्ट वन, लेकिन आपको जवाब सोचना पड़ेगा। और अगर आपको जवाब नहीं मालूम हो, जस्ट वेट टिल द एंड ऑफ द शो। इसका जवाब हम आपको देंगे राइट एट द एंड ऑफ द शो। फिलहाल शो को शुरू करते हैं। ऋतिक रोशन की 2 अक्टूबर को, यानी कि गांधी जयंती के दिन, जिस दिन हमारे बापू फादर ऑफ द नेशन गांधी जी की जयंती होती है, उस दिन फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है बैंग बैंग। और ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ की एक साथ ही दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म थी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एंड नाउ दिस बैंग बैंग। और बैंग बैंग में के एक सॉन्ग में ऋतिक इज लुकिंग better than Michael Jackson। जी हाँ, I think he's looking better than Michael Jackson because हम हिंदुस्तानी हैं, हमको ऋतिक का डांस ज्यादा अच्छा लगता है बजाय माइकल के। लेकिन it's for you to decide। आप देखिए सॉन्ग जिसको कोरियोग्राफ किया है बॉस्को सीजन ने। Take a look, it's really rocking। See। तूने किए हैं कुछ इरादे, मिली है जो अब ये मुलाकातें, कोई जादू होने को है। तेरी मेरी हुई आंखों आंखों में जो बातें, मिली है जो अब ये मुलाकातें, कोई जादू होने को है। होना है जो होना है, चला है जादू जाने क्यों। रात भर बात कर तू मेरे साथ चल, दिल पे चला है जादू जाने क्यों। बैंग 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 जाने क्यों। बैंग बैंग रात भर बात कर जाने क्यों। और अब बढ़ते हैं थोड़ी कंट्रोवर्शियल खबरों की तरफ भी, बड़ी खबरों की तरफ भी। और खबर यह है कि दीपिका पादुकोण का जो पूरा मामला था, जिसमें एक फोटोग्राफर ने बेसिकली उनकी क्लीवेज की वीडियो बनाकर एक बड़ी वेबसाइट पर, एक बड़ी न्यूज़ वेबसाइट पर डाल दी थी। उसके बाद उन्होंने बहुत नाराजगी जताई थी। उसके बाद ये मामला ठंडा हो गया था। लेकिन एक बार फिर दीपिका ने अपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर एक पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर वही बात लिखी है कि मेरे रियल लाइफ को और मेरे रियल लाइफ को प्लीज मिक्स ना करें। इट इज माई बॉडी, द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दैट आई डू, द काइंड ऑफ सीन्स दैट आई डू। अगर मेरे कैरेक्टर की डिमांड होगी तो मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, अगर कैरेक्टर की डिमांड होगी तो मैं जो मेरा डिस्क्रिप्शन होगा वो मैं फॉलो करूंगी। इस पे किसी को कोई हक नहीं है कि वो उस पर डिसीजन ले। खैर, ये पूरा मामला था, एक बार फिर गर्मा गया है क्योंकि उन्होंने फिर से कुछ ट्वीट कर दिया है और फेसबुक पेज पे एक बार फिर एक पोस्ट डाली है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए। बहस बेजा हो सकती है, सवालों की टाइमिंग पर भी सवाल उठ सकते हैं, फिल्म के प्रमोशन से जोड़ने की कोशिश भी माना जा सकता है, लेकिन सारे तर्क मिलकर भी दीपिका पादुकोण के बेहद संजीदा सवालों को दरकिनार नहीं कर सकते।
बेहद सख्त अंदाज में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अपने गुस्से का इजहार किया है। अपने फेसबुक पेज पर दीपिका ने एक आर्टिकल लिखकर उन तमाम लोगों से तीखे सवाल किए हैं जिनके लिए किसी महिला का शरीर मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं प्रोफेशन में नई नहीं हूँ, यहाँ मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। किसी किरदार में मुझे सर से लेकर पैर तक कपड़े पहनने पड़ते हैं और कई किरदार ऐसे भी होते हैं जिसके लिए उतने कपड़े नहीं पहनने पड़ते। एक अभिनेत्री के तौर पर ये मेरा निर्णय है कि मैं ये करूं या ना करूं। आपको समझना पड़ेगा कि ये रोल है, रियलिटी नहीं, और ये मेरा काम है कि मैं जो भी किरदार निभाऊं उसमें दमदार भी लगूं। छोटे और बड़े पर्दे पर प्रोडक्ट बेचने वाली महिलाओं को ही प्रोडक्ट मान लेने की मानसिकता पर सीधे सवाल करते हुए दीपिका ने पूछा कि क्यों ये लोग खबरों या सस्ती टीआरपी के नाम पर कुछ भी दिखाने और छापने से नहीं चूकते। ऐसे दौर में जब हमें पुरुष प्रधान समाज में जगह बनाने के लिए महिलाओं की तारीफ करनी चाहिए, हम असलियत और पर्दे के अंतर को भूल रहे हैं। मैं 1 साल पुरानी खबर को OMG दीपिका's क्लीवेज शो की हेडलाइन बनाकर पाठकों को लुभाना अपने पावर का घटिया सोच को बढ़ावा देने में इस्तेमाल मानती हूँ। दीपिका पादुकोण ने माना कि खामोश रहती तो उनकी खता होती, लेकिन लब खोलने पर भले ही इसे स्टंट समझा जाए, लेकिन बहस तो जरूरी है। दीपिका ने महिलाओं के लिए अपनाए जा रहे दोहरे रवैये को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, मेरा ये ब्लॉग शरीर के किसी भी अंग और गुप्तांगों की रिपोर्ट के बारे में नहीं है। ये एक मुद्दा है जिसमें बिना किसी मतलब के हेडलाइन बेचने के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई है, और वो भी ऐसे वक्त में जब महिलाओं को लेकर सोच बदलने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। दीपिका के सवालों पर बहस होना लाजमी भी है और वक्त की जरूरत भी, लेकिन एक सवाल उन फिल्मकारों से भी और ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने के लिए तैयार होने वाले तमाम कलाकारों से भी जो चाहते तो हैं कि महिलाओं का पर्दे पर किरदार मजबूती से उकेरा जाए, लेकिन क्यों जरूरत के आगे उनका जमीर भी हार मान जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और आज बात करते हैं दावते इश्क फिल्म की। आपको बताते हैं इसका रिव्यू। ये एक यशराज फिल्म है, प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा और हबीब फैसल इसके डायरेक्टर हैं। हबीब फैसल वही डायरेक्टर है जिन्होंने 2 दूनी 4 नाम की मार्वलस मूवी का डायरेक्शन किया था और साथ साथ इश्क ज़ादे भी। जाहिर है अच्छे डायरेक्टर हैं और इस बार उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक चुना, साथ साथ उन्होंने जोड़ी एक सामाजिक समस्या और बना दी एक फिल्म। इस फिल्म में न सिर्फ ये दिखाया गया है कि 2 कल्चर के लोग जब आपस में आते हैं तो कल्चरल क्लैश कैसे होता है, बल्कि ये भी बताने की कोशिश की है कि आजकल की लड़कियां बहुत जागरूक हो गई हैं और दहेज लेने वाले परिवारों से या लड़कों से उन्हें सख्त एतराज है। ऐसे में ऐसा भी हो जाता है कि अक्सर एक अच्छे आइडल ग्रूम के लिए उनकी सर्च काफी लंबी हो जाती है, लेकिन वहीं जाकर ठहरेगी उसी लड़के पर ठहरेगी जो दहेज में यकीन नहीं रखता, विच इज अ वेरी गुड थिंग शोन इन द फिल्म। हमारी कंट्री में जब तक ब्लैक नहीं दिया तो नया घर नहीं खरीद सकते, जहेज नहीं दिया तो शादी नहीं होती। जब से आई है हर चीज पे मुआ बना रही है। फिल्म लखनऊ में एक कुक या शेफ के तौर पर काम करने वाले तारिक और हैदराबादी सेल्स गर्ल गुलबेज यानी परिणीति चोपड़ा के लव की स्टोरी ट्रैक है बेसिकली। और इसमें दिखाते हैं कि कैसे एक नॉर्थ इंडियन लड़का और एक साउथ इंडियन लड़की जब साथ में आते हैं तो कल्चरल क्लैश किस तरह का होता है और दोनों को किस किस तरह का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फिल्म बेसिकली कई सारे जॉनर्स का एक मिक्स है, कभी वो एक क्राइम केपर बन जाती है, कभी एक सामाजिक फिल्म बन जाती है, कभी प्योर लव स्टोरी बन जाती है और एंड में फाइनली हैप्पी एंडिंग देकर डायरेक्टर अपने हाथ साफ कर लेता है। बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि दहेज किस तरह से एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। फर्स्ट हाफ में ये फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ी स्लो हो जाती है। अनुपम खेर ने इस फिल्म में रिफ्रेशिंगली बहुत अच्छा काम किया है, जो कि हमेशा ही वो करते हैं और अनुपम खेर की बदौलत फिल्म में कई सारे हैप्पी मोमेंट्स हैं जो आपको फिल्म से बांधे हुए रखेंगे। जिस तरह से फिल्म को मार्केट किया गया है लगता है कि ये एक रोम कॉम है, यानी कि रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन ये इतनी भी हल्की फुल्की मूवी नहीं है। मार्केटिंग टीम अलग है इस फिल्म की और एडिटोरियल अलग है। अगर प्लेन वर्ड्स में आपको बताया जाए, जो प्रोमोज आपने देखे हैं नेसेसरली वही फिल्म आपको नहीं दिखेगी। फिल्म बीच बीच में कहीं कहीं बहुत ज्यादा संजीदा हो जाती है। आदित्य रॉय कपूर ने अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं कहीं फिल्म स्टीरियोटाइप्स का शिकार भी हो जाती है। जिस तरह से फिल्म में लखनऊ और हैदराबाद को दर्शाया गया है, वहाँ के कल्चर को दिखाया गया है, वहाँ की जुबान को जिस
तरह से पकड़ा गया है वो काफी सराहनीय है। आदित्य भी बहुत खूबसूरती से तारिक के रोल में, एक लखनवी लड़के के रोल में बहुत खूबसूरती से समा गए हैं। और परिणीति चोपड़ा का हमेशा ही अंदाज बहुत बबली, हालांकि वर्ड से उनको सख्त एतराज है, लेकिन जिस तरह का उनका डिस्पोजिशन रहता है, प्लेजेंट परफॉर्मेंस रहता है हमेशा ही हर फिल्म में, इस फिल्म में भी जिस तरह से एक हैदराबादी सेल्स गर्ल जो लड़की है उसका किरदार निभाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। फिल्म का म्यूजिक काफ़ी अल्योरिंग है। कहीं कहीं ये जो फिल्म है उसका जो म्यूजिक है आपको 90s के फिल्म की याद दिलाएगा। एक बेसिकली अच्छी टाइम पास फिल्म है, साथ में एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दहेज जिस तरह से जो पूरी कुप्रथा है ये धीरे धीरे हमारे सोशल सिस्टम को अंदर ही अंदर किस तरह दीमक से खाई जा रही है, और कहीं ना कहीं एक रीज़न है जिसकी वजह से बेटियाँ समाज में अनवांटेड चाइल्ड कहलाई जाती हैं और मान ली जाती हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फिल्मों के माध्यम से, एंटरटेनमेंट वाले मीडियम के माध्यम से एक हल्के फुल्के अंदाज में इस प्रॉब्लम को समझने की, इसको टैकल करने की कोशिश करें, और नई जो पीढ़ी है उसका माइंड बदलने की कोशिश की गई है बहुत खूबसूरती से इस फिल्म के जरिए। आप इस फिल्म को देखने जरूर जाएं। बहुत एक लाइट हार्टेड फिल्म है, पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं, बहुत उम्मीदें लेकर नहीं जाएं। कहीं कहीं इस फिल्म में ड्रॉबैक्स हैं भी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने एक बेहद संजीदा मुद्दा उठाया इस बड़े मंच के जरिए, हम इस फिल्म को देते हैं 3 स्टार। और अब चलते हैं थोड़ी हल्की फुल्की खबरों की दुनिया में। एक फिल्म है दावत ए इश्क जो फ्राइडे को रिलीज हो चुकी है, और क्या नाम है, दावत ए इश्क, यानी इश्क की दावत। हमने सलाम इश्क सुना था, लेकिन दावत ए इश्क इज वे बेटर देन सलाम इश्क। और दावत ए इश्क की बात अच्छी ये है कि जो इनके एक्टर्स हैं उनकी 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में है, इसलिए क्योंकि खा खा के प्रमोशन कर रहे हैं फिल्म का। अच्छा खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जो आम दिनों में इंसान को नसीब ही नहीं होता। खैर, हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां दोनों एक्टर्स कुकिंग कर रहे हैं, और ये कुकिंग कैसी रही उसको नंबर देंगे आप लोग। चलिए। आवड़ा चिकन बेस ए मदीन, 2 शामी 2 शीख 2 बिरयानी 2 कोफ्ता 4 रोटी सोडा पे 2 फिरनी 2 कुल्फी। फिल्म दावत इश्क के प्रमोशन के लिए भी शेफ बन गए। कौन? आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा। ये नजारा है दिल्ली के एक रेस्टोरेंट का, जहां अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए को स्टार परिणीति और आदित्य ने कुकिंग शुरू कर दी। जी हाँ, उठाई कड़छी और उठाया बर्तन और हो गए शुरू। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक पकवान का नाम लेकर मुंह में पानी ला देने वाले आदित्य ने यहाँ अपने फिल्मी मेन्यू से कुछ भी नहीं बनाया, बल्कि वो तो सैंडविच तैयार कर रहे थे। और पूछने पर पता चला कि हीरो आदित्य रियल लाइफ में कुकिंग के मामले में एकदम जीरो हैं। I do have a signature dish, and it's the only dish I know how to cook, and that is eggs. I don't know how to cook anything really. And even after having finished this film, I still know as much as I did when I started. I think it's because I didn't need to know any recipes really to play the character. I just had to look comfortable in the kitchen with the apparatus, like with the kadai, just a little bit of familiarity with the things in the kitchen. वैसे आदित्य की को स्टार परिणीति की कुकिंग स्किल्स तो और भी कमाल की है। बात पकाने की हो तो परिणीति खाने की बात ज्यादा करती हैं। खाने की कोई सिग्नेचर नहीं है, खाना ही मेरा सिग्नेचर है। मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन बनाने का कुछ नहीं है यार। आदित्य को एटलीस्ट ऑमलेट वगैरह बनाना आता है, मुझे उतना भी नहीं आता। आई जस्ट डोंट एंजॉय कुकिंग। बॉइल्ड वाटर बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। वो भी नहीं, अगर माइक्रोवेव में बनाना है तो कर लूंगी। ये तो आप जानते ही हैं कि परिणीति और आदित्य हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में फूड यात्रा के लिए निकले थे, और इस दौरान आदित्य तो परिणीति के घर के खाने का स्वाद भूल ही नहीं पा रहे हैं। Going to Ambala and eating her ghar ka khana was really nice. Especially this one dish, which is her nani's dish. I think your mom is your mom's dish now. What is it? Biscuit pudding. Yeah. Biscuit pudding. Biscuit pudding. Biscuit pudding was the best bloody pudding I've had in a long time. It was brilliant. It had what? Say what all that? It had. It's a homemade thing. Mari is there in it? Yeah, Mari biscuits are there, and you just kind of bake them a little bit, and there's a little custard and. Yeah. No, you've never tasted anything like this. I'm telling you, and there's mango on top and all that. It's a little different. You need to learn that from your mom for Bombay. And get it every day on set. Yeah.
क्योंकि साबित यही हो गया कि खाना कितना भी अच्छा हो रेस्टोरेंट का, लेकिन घर के खाने की बात और है। चलिए, जिस तरह बिस्किट पुडिंग का स्वाद अब भी आदित्य को याद है, हम चाहते हैं कि इनकी फिल्म दावत-ए-इश्क का स्वाद और जायका भी यूं ही दर्शकों की जुबान पर चढ़ा रहे। चेतना भटनागर, भास्कर न्यूज, दिल्ली। So Bombay Talkies में we are stopping for a short while for a short little break. ब्रेक के बाद डोंट फॉरगेट, हमने आपसे सवाल पूछा था कि गब्बर के पिता का नाम क्या है। शोले में, फिल्म शोले थी 1975 की, उसमें गब्बर सिंह के बाप का रोल किसने निभाया था? निभाया नहीं था, लेकिन बाप का नाम मेंशन किया गया था। इसके लिए जरूरी है कि आपने फिल्म ध्यान से देखी और सुनी हो। नहीं अगर आपको जवाब आ रहा तो रुके रहिए बस थोड़ी देर के लिए, हम आपको बताएंगे गब्बर के पिता का नाम राइट आउट ऑफ दिस शॉर्ट ब्रेक। सलमान खान यूं तो दोस्ती भी बड़े जोश से निभाते हैं और दुश्मनी भी पूरे जोश खरोश से निभाते हैं। उनके नए नए फ्रेंड बने हैं निखिल द्विवेदी। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हम आपको बताते हैं निखिल द्विवेदी वैसे तो छोटे एक्टर हैं, लेकिन छोटे एक्टर हम नहीं बोलेंगे, उतने ज़्यादा पॉपुलर एक्टर नहीं है बहरहाल, लेकिन उनकी काफ़ी कंपनीज हैं, काफ़ी उनके पैर जमे हुए हैं इंडस्ट्री में, और सलमान खान जो है उनके वेल विशर्स में से एक हैं। तो जब निखिल द्विवेदी की फिल्म तमंचे रिलीज होने वाली है तो उसके म्यूजिक लॉन्च पर सलमान साहब चले आए, और ऐसे वैसे नहीं, आकर उन्होंने पूरी तरह से कंट्रीब्यूट किया, पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि डीजे भी बन गए लोगों को एंजॉय करवाने और लोगों का मनोरंजन करने के लिए। यू डोंट बिलीव मी? आप खुद देख लीजिए। दोस्त के लिए डीजे बने सलमान, तमंचे के लिए लगा दी जान, बिग बी को भी किया याद। अमित जी को बुलाना चाहिए था, लेकिन अमित जी के पास अप्रोच नहीं। और शाहरुख का भी लिया नाम। फिर अमित जी को नहीं तो फिर शाहरुख को बुला। सलमान जब किसी से दोस्ती कर लेते हैं तो फिर वो उसकी मदद के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। अपने एक ऐसे ही दोस्त निखिल द्विवेदी की फिल्म तमंचे के म्यूजिक लॉन्च के मौके पर पहुंचे सलमान ने इस दौरान वो सब किया जो फिल्म की पब्लिसिटी के लिए किया जाना जरूरी था। म्यूजिक लॉन्च में पहुंचे सलमान पहले तो डीजे बन गए और खुद लॉन्च किया तमंचे का नया गाना इन द क्लब। इसके बाद सलमान निखिल के साथ मजाक करने से नहीं चूके और कह दिया कि 3 दिन से खाली बैठे थे तो सोचा कि क्यों ना म्यूजिक ही लॉन्च कर दिया जाए। कुछ नहीं कर रहा था, 3 दिन से कुछ नहीं कर रहा था, तो इन्होंने बता दिया थोड़ा सा एक ड्राइव भी हो जाए, घर से बाहर निकलूंगा, और ये गाना अच्छा भी था तो मैं बस सोचा कि टून ऑन हो जाएगा, एक दिल की तारीफ हो जाएगी। बहुत दिनों से बाहर मीडिया में पब्लिक में तारीफ नहीं सुनी है, वो भी हो जाएगी, वैसे तफरीह भी हो जाएगी, वैसे गाड़ी वाड़ी भी चला लूँगा बाहर सीलिंग की एक ड्राइव लेकर। I thought it was a good combination of all these things. सलमान ने मजाक में ये भी कहा कि म्यूजिक लॉन्च के लिए अमिताभ को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता, खुद सलमान से सुनिए। मैंने सोचा कि यार मुझे क्यों बुलाया इस गाने के लिए, इस गाने के लिए बुलाना चाहिए था तो अमित जी को बुलाना चाहिए था, लेकिन अमित जी के पास अप्रोच नहीं है, मुझे नहीं लगता। सलमान इतने पर ही नहीं माने, उन्होंने एक बार फिर शाहरुख का भी जिक्र किया और कह दिया कि शाहरुख इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो अपने वर्ल्ड टूर के लिए देश से बाहर है। फिर अमित जी को नहीं तो फिर शाहरुख को बुला। इधर नहीं ना? हाँ? है? फिर है क्या? नहीं तो गया ना हैप्पी न्यू ईयर। आप यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होता तो जरूर आता।
जहाँ पर भी होंगे वहाँ से ट्वीट कर लेंगे, तो करना पड़ेगा। दरअसल सलमान और निखिल पुराने दोस्त हैं और निखिल की फिल्म के लिए सलमान खुद जी जान से जुटे हैं। इतना ही नहीं, भास्कर न्यूज के सोर्सेज कहते हैं कि सलमान ने इस फिल्म की एडिटिंग पर भी खुद निगाह रखी और फिल्म की पब्लिसिटी की स्ट्रेटजी से भी बेहद करीब से जुड़े। इस दौरान सलमान ने यहाँ तक कह दिया कि ये गाना सलमान को बेहद पसंद था और वो चाहते थे कि ये उनकी किसी फिल्म का हिस्सा हो, लेकिन ये निखिल के हिस्से चला गया। गाना था एक्चुअली आई वांटेड टू लॉन्च दिस सॉन्ग। देखो हाउ एक तकदीर लेके आती है। मैंने उनसे कहा था कि यार ये गाना, ये जो इक्का है, इक्का ने ये गाना जो मुझे सुनाया था, तो मुझे इन्होंने सुनाया था एक्चुअली, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। दिस इज एन अमेजिंग ट्रैक। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं वो दूसरा मुझे वाला गाना लॉन्च करने आ रहा हूँ। यहाँ पर पता चला कि मैं ये गाना लॉन्च करने आ रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बिकॉज आई हर्ड दिस सॉन्ग 3-4 टाइम्स। आई थिंक इट्स अ फैबुलस ट्रैक। कभी-कभी ऐसा होता है ना, जलन होती है कि ये गाना इसको कैसे मिल गया, तो मुझे वो जलन हो रही है। निखिल को हाल ही में डेंगू और चिकन पॉक्स हो गया था और वो मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे, लिहाजा फिल्म के प्रमोशन का काम भी अटक गया था और फाइनली सलमान का साथ मिलने से सारी कमी पूरी हो गई। हालांकि सलमान ने निखिल के अचानक बीमार पड़ जाने को लेकर भी मजाक किया। इनको डेंगू और चिकन पॉक्स दोनों साथ में हो गया। अभी इनको हम कमंची के साथ आउटर स्पेस लॉन्च कर देंगे। लेकिन इस पूरे इवेंट की हाईलाइट रही सलमान का शाहरुख का नाम लेना, विच इज इनफ टू प्रूव कि सलमान दोस्तों से ही नहीं दुश्मनों से भी दोस्ती निभाना बखूबी जानते हैं। राहुल गोयल, भास्कर न्यूज। और अब वक्त है आपको बॉलीवुड की सारी छोटी और बड़ी खबरें देने का। आपको मालूम है मैरी कॉम जब से फिल्म की है प्रियंका चोपड़ा ने, तब से उनको बायोपिक फिल्में करने के बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इन लाइन इज अ फिल्म मेड ऑन किरण बेदीज लाइफ। इंडिया की पहली वुमन IPS ऑफिसर, उनके ऊपर एक फिल्म बनने जा रही है। शायद उनको 10 करोड़ रुपए भी इसके लिए ऑफर हो सकते हैं। ये और बहुत सारी खबरें हमारे स्पेशल सेगमेंट में। बॉक्सर मैरी कॉम बनकर रिंग में पंचेस मारने वाली प्रियंका चोपड़ा अब खाकी वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करती नजर आएंगी, क्योंकि मैरी कॉम के बाद अब प्रियंका चोपड़ा को एक और बायोपिक फिल्म का ऑफर मिल गया है। ये ऑफर है रिटायर्ड IPS ऑफिसर किरण बेदी के रोल का। खबरों की माने तो किरण बेदी का किरदार निभाने के लिए प्रियंका को 10 करोड़ का ऑफर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं सोहम शाह। वैसे प्रियंका ने अभी तक तो इसकी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि PC इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म PK के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 118 करोड़ में बिके हैं और ये अभी तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। हाल ही में PK का चौथा पोस्टर भी रिलीज हुआ है। फिल्म के मोशन पोस्टर्स में आमिर को भोजपुरी बोलते हुए भी दिखाया गया है। सूत्रों की माने तो आमिर ने इस फिल्म के लिए पूरे 4 महीने भोजपुरी की ट्रेनिंग ली है। इस फिल्म को राजकुमार हिरानी ने निर्देशित किया है और PK 19 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देगी। शाहिद कपूर एक बार फिर अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। हाल ही में फिल्म हैदर के लिए कंप्लीट बार्ड लुक में नजर आने वाले शाहिद अब अपनी अपकमिंग फिल्म शानदार के लिए अंडरकट हेयर डू कैरी कर रहे हैं। शाहिद का कहना है कि ये हेयर डू फुटबॉलर्स के बीच भी काफी पॉपुलर है और शाहिद ये मानते हैं कि हीरो अगर अलग अलग अवतार में नजर आएंगे तो ऑडियंस को भी देखने के लिए कुछ नया मिलता है। तमाम अड़चनों के बाद 16वां मामी फिल्म फेस्टिवल मुंबई में दर्शकों के दिल पर छा जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस फाइनेंशियल क्राइसिस से ये फिल्म फेस्टिवल जूझ रहा है और अब महानायक अमिताभ बच्चन इस फिल्म फेस्टिवल को इस संकट से उबारने के लिए सामने आए हैं। बिग बी ने ट्विटर के जरिए लोगों से अपील की है कि वो इस फिल्म फेस्टिवल के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करें। बिग बी के अलावा आमिर खान, हंसल मेहता और अनुपमा चोपड़ा ने भी 16th मामी फिल्म फेस्टिवल को सपोर्ट करने का वादा किया। अमिताभ बच्चन और रेखा की भी अजीब दास्तां है। खबर है कि अपनी अपकमिंग फिल्म सुपर नानी में रेखा बिग बी को कॉपी करती नजर आएंगी। सूत्रों की माने तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में सुपर नानी की कहानी अमिताभ बच्चन की बागबां से मिलती जुलती है और इस फिल्म में रेखा का किरदार बिल्कुल बागबां के बिग बी के कैरेक्टर जैसा है। हालांकि इंटरवल के बाद रेखा बिल्कुल अपनी फिल्म खून भरी मांग जैसे किरदार में नजर आने वाली है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, क्यों? So it's time to say
कट। बॉम्बे टॉकीज में आज फिलहाल बस इतना ही। आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि 1975 की फिल्म शोले, जो कि रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट की थी, वही रमेश सिप्पी जिन्होंने गीत सीता और गीता भी डायरेक्ट की थी। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसमें गब्बर सिंह जो कि ओरिजिनली रोल डैनी डिंजोंगपट को जाने वाला था लेकिन चला गया अमजद खान को। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो गब्बर के पापा का नाम क्या था? क्या गब्बर के पिता इस फिल्म में मौजूद थे? भले ही फिजिकली मौजूद नहीं थे लेकिन उनका नाम मेंशन हुआ था और वो था हरी सिंह। शुरुआत में जब गब्बर को सजा होती है तो जज कहता है गब्बर सिंह वल्द हरी सिंह। देखा बॉम्बे टॉकीज ने आपकी नॉलेज में कितना बड़ा इजाफा किया है आज। तो ऐसे बहुत सारे इजाफों के लिए आपको देखना होगा बॉम्बे टॉकीज एवरी डे ऑफ द वीक एट सेम टाइम, यानी कि शाम 5:30 बजे ओनली ऑन भास्कर न्यूज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भास्कर न्यूज। गुड बाय, सी यू, टाटा।